हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में मेमोरी के कुछ मॉडल्स डिस्कस किए थे। आज हम मेमोरी का एक और मॉडल पढ़ेंगे जिसे कहते हैं लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल, जो कि हमारी जो दो कैटेगरीज थी, पहली थी मल्टी स्टोर मॉडल और दूसरा था लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल। मल्टी स्टोर मॉडल में कहा गया था कि विभिन्न स्तरों के ऊपर हमारी सूचनाएं संग्रहित होती हैं, जबकि इसके विपरीत लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल जो था उसको क्रैक तथा लेकहॉर्ट ने 1972 में प्रतिपादित किया था और ये मल्टी स्टोर मॉडल के बिल्कुल विपरीत था। इस मॉडल के अनुसार जो हमारी मेमोरी है उसको विभिन्न सिस्टम्स में यानी सेंसरी मेमोरी, एलटीएम, एसटीएम में सूचनाओं को प्रोसेसिंग नहीं किया जाता, बल्कि ये सब एक ही स्मृति के तंत्र हैं और उन्हीं के भीतर सूचनाओं को विभिन्न स्तरों के ऊपर यानी लेवल्स के ऊपर प्रोसेस किया जाता है। इसको एक तरह से रूपात्मक मॉडल का के अल्टरनेटिव के रूप में इन्होंने विकसित किया। इसके अनुसार स्मृति इस बात पे निर्भर करती है कि किस तरह का से हम सूचनाओं को एनकोड करते हैं। जो एनकोडिंग जो है लेवल जो है जहाँ पे सूचनाओं को एनकोड किया जाता है, वहाँ किस तरह से उनको प्रोसेस किया जाता है, इस पे निर्भर करती है। स्मृति तंत्र में सूचनाओं को पहले सब जो है संवेदी आधार पर संसाधित किया जाता है। उनके अनुसार जो था स्मृति जो है 3 स्तरों के ऊपर प्रोसेस की जाती है। उसको गहराई के जो है संसाधन का जो स्तर है वो गहराई से नापा जाता है कि कितनी गहराई तक आपने उस सूचना को संसाधित किया है। इस मॉडल के अनुसार स्मृति तंत्र में सूचना को सबसे पहले उसके संवेदी गुणों के आधार पर संसाधित किया जाता है, जो एक तरह से प्रोसेसिंग का सबसे प्राइमरी लेवल जिसको हम कह सकते हैं, सबसे ऊपरी स्तर होता है, जहां उसके संवेदी गुणों की पहचान होती है, जिसको शैलो प्रोसेसिंग भी कह सकते हैं। यहाँ पे हम उसके जो है स्ट्रक्चर यानी कि फिजिकल क्वालिटीज जो हैं, भौतिक गुण और उसकी जो बनावट है, स्ट्रक्चर है, उसके आधार पर हम किसी भी आइटम को या किसी भी उद्दीपक को संसाधित या प्रोसेस करते हैं। उसके बाद उस सूचना की पहचान की जाती है। मान लीजिए हमें कोई फ्रूट दिखाया गया, यानी कि एक आइटम हमारे सामने सेब रखा गया। सबसे पहले हम उसकी सेंसरी प्रोसेसिंग करते हैं, यानी कि एक गोल आकृति है, लाल रंग का हमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद में दूसरे स्तर पे उस सूचना की हम पहचान करते हैं, उसका नामकरण करते हैं। अगर कोई चीज हमारी आवाज के द्वारा दी जा रही है, जैसे मान लीजिए घंटी बजाई जा रही है, तो हम उसकी क्या साउंड होगी, आवाज होगी, यानी कि फोनोलॉजिकल उसका हम प्रोसेसिंग करते हैं। यहाँ जब सूचना को पहचाना जाता है तो उसके बाद हम उसको गहराई तक कि इसका नाम क्या होगा, उसमें क्या गुण होंगे, इस आधार पर हम उसको पहचानते हैं। ये हमारा पहला जो सेंसरी लेवल होता है उससे थोड़ा ज्यादा होता है, जिसको कि हम इंटरमीडिएट प्रोसेसिंग कहते हैं। उसके बाद में हमारी संसाधन का स्तर जो होता है वो पहले से ज्यादा थोड़ा और गहरा हो जाता है यहाँ पे। और तीसरे स्तर पे जहाँ अंत में सूचनाओं का जो प्रोसेसिंग है, वहां उसके अर्थ के अनुरूप उसकी प्रोसेसिंग की जाती है। और ये तीसरा और सबसे अधिक गहरा स्तर होता है। इस विश्लेषण से पता चलता है कि स्मृति की अवधि उसकी प्रोसेसिंग की गहराई द्वारा प्रभावित होती है, न कि एक स्मृति तंत्र से दूसरे स्मृति तंत्र में ट्रांसफर होने से, जैसा कि जो हमारे पहले मल्टी स्टोर मॉडल्स में बताया गया था। यहाँ जो है बताया गया कि अलग अलग नहीं होकर के जब कोई भी सूचना आती है वो पहले स्तर पे जब प्रोसेस की जाती है
तो वहां उसकी अवधि अत्यंत सूक्ष्म होती है। यानी कि यहाँ जैसे जो मल्टी स्टोर मॉडल था उसके अंदर उसको संवेदी स्मृति कहा। उसके बाद जो है दूसरे लेवल पे जब सूचना और ज्यादा गहराई में संशोधित की जाती है तो वहां मल्टी स्टोर मॉडल में उसको एलटीएम कहा। और तीसरा जो लेवल था जहाँ पे हमारी मेमोरी और ज्यादा गहराई से संसाधित की जा रही थी उसको एलटीएम कहा गया। लेकिन जो हमारा लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल था उसमें दो तरह की धारणाएं बनाई गई, जिसको इस प्रकार से बताया गया कि जो हमारे स्मृति चिन्ह होते हैं, जैसे हमारे मल्टी स्टोर मॉडल में बताया गया था कि कोई भी चीज हम याद करते हैं, देखते हैं, तो हमारे मस्तिष्क में कुछ मेमोरी ट्रेसेस बन जाते हैं। यहाँ इन लोगों का मानना था कि जो मेमोरी ट्रेसेस हैं वो हमारे प्रत्यक्षीकरण यानी परसेप्शन और कॉम्प्रिहेंशन का बाई प्रोडक्ट होते हैं, यानी उनके बचे हुए उत्पाद हैं। तो जब भी व्यक्ति कोई चीज का स्मरण करता है तो वो चीज होती है जिसके ऊपर व्यक्ति पहले काफी ध्यान देता है। यानी कोई उद्दीपक हमारे सामने उपस्थित हुआ, उसने उसको ध्यान से देखा, उसका अर्थ समझा, और जब अर्थ समझा तो उसके आधार पर जो स्मृति चिन्ह बने थे, हो सकता है पहले व्यक्ति ने उस चीज का अनुभव किया हो, उस चीज को देखा हो, तभी तो वो समझ पाएगा ना कि ये चीज फला है। सेब को देखा हो तब समझ पाएगा कि सेब है, आवाज गाड़ी की आने की सुनाई दे रही है, उसको दोबारा सुनेगा तभी पता चलेगा। तो ये सारी चीजें हमारे प्रत्यक्षीकरण और जो बोध है, कॉम्प्रिहेंशन जो है, उनका बाई प्रोडक्ट होते हैं, जो कि हमारे मेमोरी ट्रेसेस के रूप में होते हैं। दूसरी अजम्पशन ये थी कि धारणा प्रत्यक्ष रूप से अर्थ के संसाधन से संबंधित होती है, यानी कि जो प्रोसेसिंग ऑफ मीनिंग है उससे हमारे रिलेटेड होती है हमारी मेमोरी। कोई भी व्यक्ति जो है किसी घटना या कोई साहचर्य या कोई फीलिंग को बहुत ज्यादा समय तक धारण किए रहता है तो वो उसके अर्थ को सही ढंग से प्रोसेस कर पाता है। इस तरह से यहाँ पे प्रोसेसिंग को उन्होंने सिमेंटिक प्रोसेसिंग कहा, यानी कि अर्थगत मीनिंग। उसके जो एनकोड किया था उसने शुरू में, उसका एक अर्थ निकाला और जो उसका वर्तमान ज्ञान था उसके आधार पे उसने उसको साहचर्यगत किया। अब उनका मानना था कि जो अर्थगत प्रोसेसिंग है यानी जो सिमेंटिक प्रोसेसिंग है वो नॉन सिमेंटिक प्रोसेसिंग से ज्यादा गहराई पे होती है, ज्यादा प्रोसेसिंग होती है। तो यहाँ व्यक्ति जो कुछ भी देखता है उसका एनकोड करता है, उसका अर्थ निकालता है। ये सब एक पहलू है। और जब वो उसको ठीक से समझ करके उस व्यक्ति उसको धारण कर लेता है, उसको याद कर लेता है, तो वो उस चीज को अच्छे से याद रख पाता है। जब कोई चीज को अगर व्यक्ति देखता है लेकिन उसका अर्थ को नहीं समझ पाता सही ढंग से, तो वो एक तरह से उसका सतही ज्ञान होता है, यानी कि ज्यादा गहराई से उसका प्रोसेसिंग नहीं हो रही होती है। तो ऐसी स्थिति में जो धारण हुआ है, जो मेमोरी हुई है, वो ज्यादा अच्छी नहीं होती। तो उनका मानना था कि जब तक व्यक्ति सिमेंटिक रूप से यानी कि सिमेंटिक प्रोसेसिंग नहीं करता तब तक कोई भी चीज ज्यादा अच्छे से याद नहीं रह पाती। तभी याद रह पाएगी जब वो सिमेंटिक प्रोसेसिंग करेगा। तभी हम कहते हैं ना, कोई भी चीज को रटो नहीं, चीज को समझो, उसका अर्थ समझो, उसकी पूरी प्रोसेसिंग समझो। तो अगर कोई चीज को हमने बिल्कुल अर्थगत रूप से, क्या उसका प्रोसेस है, क्या उसका मीनिंग है, क्या काम आती है, सारी चीज अगर हम जब अच्छे से याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली हमें याद हो जाती है, हमें रटने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कुछ मनोवैज्ञानिकों ने जो है इस मॉडल को इस तरह से भी बताया कि दो तरह के रिहर्सल होते हैं। एक होता है जिसको हम टाइप 1 रिहर्सल कहते हैं या मेंटेनेंस रिहर्सल कहते हैं। दूसरा रिहर्सल जिसको टाइप 2 या इलेबोरेटिव रिहर्सल कहते हैं, यानी कि विस्तृत रिहर्सल कहते हैं।
पहला रिहर्सल जिसको कि टाइप 1 रिहर्सल कहते हैं, उसको मेंटेनेंस रिहर्सल भी कहते हैं, यानी संपोषण रिहर्सल भी कहते हैं। ऐसा रिहर्सल करने से सूचनाएं जो हैं स्मृति में सक्रिय रहती हैं, लेकिन उनका परमानेंसी से कोई संबंध नहीं होता, कोई प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता। उनका मानना था कि इस तरह का रिहर्सल जो होता है वो सूचनाओं की प्रोसेसिंग सिर्फ ऊपरी लेवल पर ही करता है, उसकी शैलो प्रोसेसिंग वो करता है। एक क्रैक तथा वेटकिंसन ने प्रयोग किया था, जिसमें उन्होंने बताया गया कि प्रयोजों को मेंटेनेंस रिहर्सल कराया गया, जिसमें कुछ शब्दों की उनको सूची दी गई, किस शब्दों की सूची थी, और उनसे ये कहा गया कि सूची का ऐसा कौन सा शब्द था जो कि आर से प्रारंभ होता था। अब प्रयोजों को काम पूरा करने के लिए जो सूची थी उसमें से आर शब्द को ढूंढना था जो आर से शुरू हो रहा था। रिहर्सल करने के बाद उन्होंने पूरी सूची में जो भी शब्द थे उनको याद किया, लेकिन देखा गया कि जो मेमोरी जो थी वो रिहर्सल से प्रभावित नहीं थी। जिन शब्दों का रिहर्सल ज्यादा कराया गया वही शब्द जब रिकॉल कराए गए तो उनका रिकॉल सही ढंग से नहीं हुआ। तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जो मेंटेनेंस रिहर्सल जो है वो हमारी मेमोरी को, रिटेंशन को प्रभावित नहीं करता। दूसरा रिहर्सल जो था जिसको इलेबोरेटिव रिहर्सल या टाइप 2 रिहर्सल कहते हैं, वो था जिसको विस्तृत रिहर्सल कहते हैं, जिसमें तुलनात्मक रूप से संसाधन जो प्रोसेसिंग होनी थी शब्दों की वो गहराई से होती थी। इस मॉडल की विशेषता थी कि उसमें किसी भी सूचना की स्मृति की अवधि को विस्तृत रिहर्सल से सीधा प्रभावित होता हुआ देखा गया, यानी कि जितना ज्यादा इलेबोरेटिव रिहर्सल होगा उतनी ही ज्यादा स्मृति अधिक होगी। उन्होंने प्रयोजों को प्रयोग किया तो क्रैक तथा टुल्विंग ने ये प्रयोग किया था, जिसमें उनको 0.2 सेकंड के लिए एक शब्द दिखाया गया और फिर उनसे 3 प्रश्न किए। क्या शब्द बड़े अक्षरों में मुद्रित थे, यानी प्रिंटेड थे बड़े अक्षरों में? दूसरा प्रश्न था क्या शब्द विशेष शब्द या तुकबंदी करते थे? तीसरा प्रश्न था क्या शब्द इस वाक्य में फिट बैठता है, डैश लड़की टेबल पर डैश 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 रखी थी। अब यहां पर बात आती है कि पहला प्रश्न जो था उसका उत्तर देने के लिए शब्द को जो था विजुअल लेवल पर प्रोसेस करना था, जिसने कि प्रोसेसिंग का ऊपरी लेवल यानी शैलो लेवल जिसको हम कह सकते हैं कहा था। दूसरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए शब्द को उसकी फोनोलॉजी यानी उसकी आवाज के आधार पर उसको प्रोसेस करना था, जो कि पहले से ज्यादा गहरे स्तर की प्रोसेसिंग थी। और तीसरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए उसको सिमेंटिक प्रोसेसिंग करनी थी, यानी कि सबसे गहराई वाले स्तर पे जाकर के प्रोसेसिंग करनी थी कि वो उस शब्द के अर्थ को समझ सके। और यहाँ उसको इस तीसरे प्रश्न की जो रिक्त स्थान थे उनमें अगर वो सही बैठ रही है तो वो उस रिक्त स्थानों की पूर्ति उस शब्द से कर सके। तो देखा गया कि इतने सब चीजें इतने लेवल पर प्रोसेसिंग जब हम करते हैं तो इस रिहर्सल से जो है धारण जो है स्मृति जो है वो ज्यादा मजबूत होती है और ज्यादा लंबी अवधि की होती है। तो ये था हमारा लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे फॉरगेटिंग, क्योंकि स्मृति और विस्मरण दोनों चीजें आपस में जुड़े भी हैं। कोई भी चीज को हम जब ग्रहण करते हैं, कोई चीज सीखते हैं, तो उसमें से कुछ चीजें हमें याद रहती हैं और कुछ चीजें हम भूल जाते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा था स्मृति क्या है, किस तरह से काम करती है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि विस्मरण क्या है और विस्मरण के कारण क्या होंगे।
धन्यवाद।